हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल साइंस सब्जेक्ट को, है ना। केमिकल साइंस सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा जो टॉपिक क्या रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट को हम लोग क्लियर करने वाले। सॉलिड स्टेट से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, चाहे सीजी सेट एग्जाम की बात करें या फिर अदर स्टेट के सेट एग्जाम की बात करें या फिर यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें, है ना, CSIR यूजीसी नेट। तो सॉलिड स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का, जो कि कहाँ से आएगा, CSIR यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे डिटेल में। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। जो मैंने यहाँ पर पैटर्न का जो भी क्वेश्चंस लिया हूँ यहाँ पर, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ सॉलिड स्टेट का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो केमिकल साइंस का ये हमारा है सॉलिड स्टेट। ऐसे सॉलिड स्टेट का 2-3 पार्ट्स में वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको क्या होगा, एग्जाम में डायरेक्टली आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि डिवाइड भी कैसे करते हैं, थोड़ा ट्रिक के थ्रू देखेंगे, है ना। अब जो भी ऑप्शन दिया जाएगा ना, उसके बेस पे हमें इसको ट्राई करना है कि हमें आंसर कैसे लेके आना है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझ लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। केमिकल साइंस का सॉलिड स्टेट का हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा पार्ट 1। ठीक है, इसे 4 से 5 क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन ए एलिमेंट पैक्ड इन ए FCC स्ट्रक्चर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाता है कि पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, चाहे FCC हो या क्यूबिक स्ट्रक्चर हो या फिर BCC स्ट्रक्चर हो, बॉडी सेंटर। तो इसको हम सबको तीनों को यहाँ पर एक बार क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्यूब अगर हमें बनाना है ना, क्यूबिक स्ट्रक्चर ये होता है, क्लियर है, ये क्यूब है ये। ठीक, अभी हम समझते हैं। तो क्यूब में होता क्या है, जितने भी जो लेटिस पॉइंट होते हैं, जो भी लेटिस पॉइंट है मतलब जो भी एटम्स है, मॉलिक्यूल, सब कहाँ पे होता है, कॉर्नर पे होता है। सभी कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स पे आपको क्या मिलेगा, एक एक एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन। लेटिस पॉइंट क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन लेटिस पॉइंट कहलाता है। और जिस भी जगह पर लेटिस पॉइंट है उसको हम बोलते हैं लेटिस साइट। ठीक है, ये हो गया सिंपल क्यूबिक लेटिस, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बोलेंगे, SCC जो बोलते हैं ना। उसके बाद आता है बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे तो रहेगा ही, और कहाँ पे रहता है वो, और एक रहता है आपका बॉडी सेंटर पे। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये यहाँ पर रहेगा, एक कॉर्नर पे तो सभी एटम्स रहेंगे ही रहेंगे, है ना। हम लोग ये जानते हैं बॉडी सेंटर में भी, ये कॉर्नर हो गया पूरा। ठीक है, अब मैं बॉडी सेंटर को एक डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, जो बॉडी के क्या है, सेंटर पॉइंट पे है। ब्लैक कलर देखते हैं, यहाँ पर एक बॉडी का सेंटर है ना, समझे, एक क्यूब है, एक क्यूब के सेंटर पॉइंट पे है, तो इसको बोलते हैं BCC टाइप स्ट्रक्चर। ठीक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारा FCC स्ट्रक्चर ना, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों को क्लियर कर ले रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगा समझने में और आंसर देने में भी। ठीक है, तो इस टाइप से है। आप थोड़ा इसको ध्यान ना दें स्ट्रक्चर को, है ना, इसको एक रफली आइडिया लेके समझें। देखो तो इसमें क्या होगा, इसमें सेंटर पे हो, सॉरी कॉर्नर पे होगा, जितने भी जो कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे आपको क्या होगा, लेटिस पॉइंट आपको दिखेगा, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता होगा। और साथ ही साथ कहाँ पे और होगा, फेस सेंटर है तो फेस में और होगा। कहाँ पे होगा, एक फेस में होगा। तो फेस क्या है, देखिए जितने भी जो फेज है ना, 6 फेज होते हैं, 6 फेस। तो पहला फेस में एक एटम, दूसरा फेस में एक एटम, तीसरा जो पीछे वाला केस में बना रहा हूँ, है ना। अब एक सामने वाला, देखिए ये नीचे वाला फेस का, इसके सामने वाला के लिए मैं इसी में बना रहा हूँ, जो मान लीजिए यहाँ पर है, उस सामने फेस को दिखा रहे हैं। ठीक है, और एक इस साइड वाला फेस। टोटल कितने हुए, 6 आपको लेटिस पॉइंट देखने को मिलेगा, कहाँ पर, फेस पे। तो इसको आप बोलते हैं FCC टाइप का क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट सेल में, है ना। तो ये लिखा है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एलिमेंट पैक्ड इन FCC स्ट्रक्चर। तो देखिए होता क्या है, जब हम क्रिस्टल के बारे में हम स्टडी करते हैं ना, तो हमें देखा जाता है कि क्रिस्टल कैसे होता है, अलग अलग क्यूब आपस में कनेक्ट होते जाता है ऐसा करके। सभी जितना लेटिस पॉइंट है जो आपको दिख रहा है, SCC, BCC, FCC, यही क्या है, रिपीटिंग यूनिट होता है। ये जितना रिपीट हो करके क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है। ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो बेसिक ये यूनिट है, ये चाहे सिंपल क्यूबिक हो, BCC हो, FCC हो, इस टाइप के बेसिक यूनिट होगा, यही आपस में रिपीट हो करके क्या बना लेता है, हमें मिलता है जो 3D स्ट्रक्चर मिलता है, वो क्या कहलाता है हमारा, वही कहलाता है हमारा क्रिस्टल, लेटिस या फिर क्रिस्टल। ठीक है, तो इसी क्रिस्टल में वो पूछ रहा है कि कोई भी एक क्रिस्टल है, इसमें एक लेटिस पॉइंट में कितना एटम्स होता है, एक लेटिस पॉइंट में, या सॉरी एक यूनिट सेल में, ये क्या है, एक यूनिट सेल में कितना एटम्स होता है, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम कैसे जानते हैं, देखिए अब समझिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिंपल से चीज़ें समझनी है ना।
इसमें होता क्या है, अब देखिए, अब सिंपल क्यूबिक की हम बात करते हैं। अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक है, इस टाइप से क्यूब बना हुआ है, जिसके कॉर्नर पर बस एटम है ना, इसे यहाँ पर है कॉर्नर पे, तो ये क्यूब जो है क्रिस्टल में फिर से रिपीट होते जाएगा, इस टाइप से रिपीट होते जाएगा, ये ऐसा होगा। तो ऊपर में भी रिपीट होगा, बगल में भी रिपीट होगा, सामने भी होगा, पीछे भी होगा, अगल बगल सब साइड से क्या होगा, वो सिंपल क्यूबिक के जो यूनिट सेल है ना वो रिपीट होते जाएगा। तो आप समझिए कि एक जो कॉर्नर पे है, अब देखते हैं ऊपर, देखिए आप सिंपल क्यूबिक पे, ये जो कॉर्नर पे है ना, ये कितने से शेयरिंग करेगा, 8 अदर यूनिट सेल से वो शेयरिंग करेगा। एक यूनिट सेल 8 अदर यूनिट सेल से शेयरिंग करता है कॉर्नर वाला, इस चीज को याद रखेंगे, है ना। तो इसीलिए तो अगर एक एटम 8 के साथ शेयरिंग हो रहा है तो एक को कितना मिलेगा, तो एक को मिलेगा 1/8। तो एक यूनिट सेल को कितना मिल रहा है, एक एटम्स का 1/8 पोर्शन मिल रहा है, क्योंकि एक एटम 8 अलग अलग यूनिट सेल के साथ शेयरिंग हो रहा है क्रिस्टल में। क्लियर, तो कितना मिलेगा, एक को 1/8 मिलेगा एक को। तो ऐसे यहाँ पर कितने हैं, 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर से इस यूनिट सेल को कितना मिलेगा, 1/8। तो 1/8 को हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल क्यूबिक के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो एक का कितना मिला 1/8, तो ऐसे दूसरे का भी 1/8, वैसे तीसरे का भी 1/8, और ऐसे करके हम 1/8 का कितना बार लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे इस टाइप से, क्योंकि हर एक एटम का 1/8 पोजीशन ही एक यूनिट सेल को मिल रहा है। बाकी और किस में जा रहा है, बाकी 7 जो 7/8 पोर्शन है वो शेयरिंग में चला जा रहा है दूसरे यूनिट सेल में। तो कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, सिंपल से अगर करेंगे तो 8/8, तो आंसर होगा 1। तो इसीलिए सिंपल क्यूबिक जो क्रिस्टल होगा ना, उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स अगर आप पूछा जाए, हाउ मेनी एटम्स पूछा जाए, किसके लिए, देखिए क्वेश्चन आया हमारा एफसीसी के लिए, अगर सिंपल क्यूबिक के लिए रहता तो आंसर क्या होता, 1। क्लियर है। तो कॉर्नर पे जो भी एटम्स रहेगा वो 1/8 पोजीशन, मतलब 8 अलग अलग यूनिट सेल के साथ शेयरिंग होता है। शेयरिंग होने की वजह से एक यूनिट सेल को 1/8 पोर्शन ही, 1/8 ही भाग उसका मिल पाता है, इसलिए सिंपल क्यूबिक के लिए कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए भी कॉर्नर पे जो है उसका भी मैंने बता दिया, कॉर्नर पे कैसे मिलेगा, 1/8 ही मिलेगा। तो इसको लिखते हैं 1/8, और कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो डायरेक्टली इसको 1/8 × 8 लिख देते हैं, क्योंकि एक कॉर्नर से 1/8 हमें मिल रहा है, और वैसे कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो 1/8 मिला इसका। अब जो बॉडी सेंटर पे है, देखिए जो बॉडी के सेंटर पे है ना, वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता है, करेगा क्या, आप सिंपल एक क्यूब एज्यूम कर लीजिए, क्यूब के सेंटर पॉइंट पे आप एज्यूम करिए कोई एटम है, वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि वो सेपरेट है, इसी यूनिट सेल के लिए ही है वो बॉडी में जो सेंटर में है वो। तो ये किसी के साथ शेयरिंग नहीं होने की वजह से ये पूरा का पूरा एटम इस यूनिट सेल में काउंट होगा, तो इसको लिखेंगे +1 और इसमें ऐड कर देंगे, तो 1/8 × 8, 8 8 1, तो 1 + 1 मतलब 2 हो गया। क्या हो गया, 1 + 1 मतलब 2। तो बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, याद रखेंगे पर यूनिट सेल कितना हो गया, 2। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2। इसके लिए कितना हुआ था, 1। क्लियर है, बहुत आसान है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमें कैलकुलेट करना था। अब हम करते हैं बात एफसीसी की। तो एफसीसी में भी देखिए कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर का 1/8 × 8 हो गया। अब बात करते हैं जो फेस पे है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फेस पे। तो फेस पे क्या है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है फेस पे, कितने फेज हैं इसमें, 6 फेज है, मैंने पहले ही बता दिया हूँ, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे दायां बायां करके कितना फेज है, 6 फेज है। और एक फेज 2 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग होता है। अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको समझिए आप, इस टाइप से अगर स्ट्रक्चर बना दिए हम, है ना, ये हो गया, और एक और इसको स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, शेयरिंग को दिखा रहा हूँ मैं, इस टाइप से समझ लीजिए, सिंपल क्यूबिक है ये, ठीक। तो इस जो फेज पे है ना, वो 2, इस फेज पे जो भी एटम्स है वो कितने में शेयरिंग हो रहा है, ये 1 और 1 2, तो 2 यूनिट सेल में शेयरिंग होता है, तो इसीलिए फेज की 1/2 मिलता है। अगर फेज पे जो भी एटम्स है वो 2 यूनिट सेल में शेयरिंग हो रहा है, तो एक को कितना मिलेगा, आधा ही मिलेगा उसका, तो हाफ मिलेगा एक को। और ऐसे कितने फेज हैं, 6 फेज हैं, 6 फेज है तो × 6 कर देंगे, तो 1/8 इसका 1 हो गया, और 2 × 3 6 हो गया, तो +3, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो एफसीसी के लिए आंसर कितना आ गया, आपका आ गया 4। तो इसी को क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एलिमेंट पैक्ड इन एफसीसी स्ट्रक्चर, तो आंसर क्या होगा, 3rd होगा, 4। क्लियर है ये, इस चीज़ को अच्छे से आप देख लें कि कॉर्नर पे जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लेटिस पॉइंट, वो 1/8 में शेयरिंग होता है, मतलब 8 अलग अलग यूनिट सेल में शेयरिंग होने की वजह से एक को कितना मिलता है,
1/8। बॉडी सेंटर पे रहता है तो पूरा ही मिलता है तो 1 काउंट होता है। और आप एफ सेंटर पे बात करेंगे ना, सॉरी एफसीसी में मतलब फेस पे बात करेंगे, तो अगर फेस पे कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस है, जो भी लेटिस पॉइंट्स हैं, वो हाफ मिलता है किसी भी एक यूनिट सेल को। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बता दूं कि एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं, है ना, कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 आपका फेस होता है। क्या होता है, 6 फेस होता है। और एज लेंथ कितने होते हैं, देखिए एज लेंथ किसको गिनेंगे, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 12 होते हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। द लैटिस पैरामीटर ऑफ एन एलिमेंट स्टेबलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर इज 4.04 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एटॉमिक रेडियस से, किससे, एटॉमिक रेडियस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। बट आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी, इन तीनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सिंपल क्यूबिक के लिए होता है R इज टू A/2, एफसीसी के लिए होता है आपका R इज टू √2A/2 और बीसीसी के लिए होता है √3A/2। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बॉडी होता है बड़ा, इसलिए आप याद रखेंगे √3 आता है इसमें, है ना, और जो फेस होता है छोटा तो √2 आता है, और सिंपल क्यूबिक है तो A/2 आता है। तो इस ट्रिक के साथ आप याद रखेंगे, थोड़ा याद भी रहेगा, क्योंकि √2 और √3 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जहाँ पर ए क्या है, ये है हमारा लैटिस पैरामीटर है। क्या है, लैटिस पैरामीटर जो दिया है, पैरामीटर, ठीक है, या फिर लैटिस लेंथ भी बोल देते हैं इसको, या फिर एज लेंथ भी बोल देते हैं। याद रखना है सभी चीज़ यही है, एज लेंथ। क्वेश्चंस में जिस टाइप से आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, एफसीसी का पूछा गया है। देखिए एफसीसी में हमें क्या निकालना है, एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है। तो एटॉमिक रेडियस के लिए मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, तीनों फार्मूला को आप याद रखेंगे, जो भी जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। तो एफसीसी का हमें पता है, तो एफसीसी का लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या है हमारा रेडियस, अंडर √2a/4, सॉरी ये सब 4 है ना, क्या ये 4 है, √2a/4 एफसीसी के लिए। क्लियर है ये, तो आंसर यहाँ पे तो थोड़ा करेक्शन कर लेंगे इसको, है ना, 4 है, मैं जैसे बता दिया हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पे कर लेते हैं क्लियर इसको, क्या है, √2a/√3a/4, ठीक है। तो एक बार पूरा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो इसका क्या है, देखो √2 अलग है, ए अलग है, /4, ठीक है। तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो √2 लिख देते हैं यहाँ पर ए, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √2 × √2 क्या होता है बता दूं मैं, 2 होता है। √2 × √2 कितना होता है, 2। तो एक 2 को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, √2, अब एक 2 को यहाँ पर छोड़ रहे हैं वैसी, तो ये हो गया। तो अब ये देखिए ये √2 ऊपर नीचे कट गया, तो बचा क्या, ऊपर में ए बचा है, नीचे में क्या बचा है, 2 बचा है, और √2 बचा है। तो इस टाइप से भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है। अगर एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली अगर फार्मूला से क्वेश्चन आ गया, तो आप ऐसा नहीं कि रूट क्या ढूंढते रहेंगे, √2a/4 ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा तक सॉल्व भी हो सकता है, a/2√2, क्योंकि इसको मैंने बता दिया, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो मैंने एक 2 की जगह क्या लिखा, √2 × √2 × 2, तो √2 ऊपर और नीचे कट गया, तो a/2√2 हो गया, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ पर क्या होगा, a/2√2। अब a का वैल्यू देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है लैटिस पैरामीटर कितना है, लैटिस पैरामीटर मतलब a इज इक्वल टू 4.04 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसको लिख देते हैं a की जगह। तो 4.04 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है, और नीचे में क्या है 2, और ये है √2। अब मैं बता दूं आपको, √2 का वैल्यू होता है मैथमेटिक्स में 1.414। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू 1.414, वैसे √3 का वैल्यू होता है 1.732। क्लियर है, √2 का 1.414 और √3 का 1.732। तो इसी को यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये हो गया 4.04 आर्मस्ट्रॉन्ग,
2 तो नीचे में रहेगा ही, इसके जगह क्या लिखेंगे 1.414। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है कैसे, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ऐसे मल्टीप्लाई करें 1.414 इंटू 2 करते हैं तो 8 2 चौका 8 2 2 8 और 2 तो क्या आ जाएगा 4.04/2828 आएगा ना। ठीक, क्लियर है आर्मस्ट्रांग। अब देखिए कैसे आपको, अब इसको मान लो डिवाइड करना है आपको, है ना, तो आप समझिए इसको ऑप्शन में देखिए, इसमें 2 है, ऑप्शन को देखते हैं एक बार, देखिए इसमें कितना है 1.43 है, इसमें क्या है 4.29 है, इसमें 5.72 है, अलग अलग। तो हमें सिंपल से एक ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो अगर 2.8 है, 2.8 को अगर हम 4 को डिवाइड करना है 2.8 को तो एक ही बार जाएगा ना, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 2.8 कितना हो जाएगा लगभग 5.68 करीब हो जाएगा, है ना। तो एक ही बार जाएगा, ये एक ही बार जाएगा मतलब 1, तो 1 आ रहा है, तो 1 किस में है देखिए, एक ही ऑप्शन में 1 है। सेकेंड ऑप्शन को देखिए आप, सेकेंड ऑप्शन में भी बस आपको 1 दिखने को दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सेकेंड ऑप्शन में क्या है 1.43 आर्मस्ट्रांग, मतलब आंसर क्या होगा हमारा 1, क्योंकि ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा 1.43 आर्मस्ट्रांग। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस में देख के ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, 4 का डिवाइड आप 2.8 से करेंगे तो एक ही बार जाएगा ना, क्योंकि लगभग ये 3 है, तो 3 दूनी तो 6 हो जा रहा है। तो आंसर क्या होगा 1.43 आर्मस्ट्रांग। तो आप डायरेक्टली इसको देख करके ऑप्शन को टिक लगा लें, जरूरी नहीं कि 4-3 तक आप कैलकुलेट करें। इसका मेरे बताने का रीज़न यही है कि आप ऑप्शन को देखें, उसके बेस पे डायरेक्टली उसको सॉल्व करें, पूरा कैलकुलेट ना करें। 1.43 आर्मस्ट्रांग अगर लाना चाहें तो ला भी सकते हैं, बट ऑप्शन में देखिए डायरेक्टली दिया है 1 2 3 4, तो आपको टेंशन ही नहीं है, 1 से अगर आ रहा है तो क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर 2A हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड आंसर हो गया 1.43 आर्मस्ट्रांग। अब हम चलते हैं थर्ड। इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है आपको, द इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर 100 प्लेन इन क्यूबिक स्ट्रक्चर विथ द लैटिस पैरामीटर 4 आर्मस्ट्रांग। देखिए लैटिस पैरामीटर फिर दे दिया, क्या है 4 आर्मस्ट्रांग मतलब A, अभी मैंने ऊपर बताया लैटिस पैरामीटर A दे दिया है। अब देखिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना है आपको, है ना, मतलब DHKL होता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ठीक है, अभी हम समझेंगे। और जो 100 जो दिया है ना आपको, ये हम क्या होता है ये HKL मिलर इंडाइसेस से हम निकालते हैं इसको, है ना, HKL। तो H का वैल्यू क्या है 1, K का वैल्यू क्या है आपका 0, L का वैल्यू क्या है आपका 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस के लिए ना आपको एक फार्मूला है सिंपल क्यूबिक के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा है क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आप ये भी चीज़ याद रखेंगे कि किसके बारे में पूछा गया था, क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो DHKL A/√H का स्क्वायर, K का स्क्वायर और L का स्क्वायर। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप याद रखेंगे, क्यूबिक की मैं बात करूँ ना, क्यूबिक स्ट्रक्चर मैक्सिमम क्वेश्चंस इंटरप्लेनर डिस्टेंस से क्यूबिक स्ट्रक्चर ही आता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है DHKL, जहाँ पर HKL को हम कैसे लिखे हैं, D लिखे हैं और HKL लिखे, मतलब नीचे में डिनोमिनेटर दिखाने के लिए बस, है ना, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो ये हो गया A। तो A का वैल्यू कितना दिया है 4 आर्मस्ट्रांग दिया है, हमने ऊपर में देखा है, और दिया है ना 4 आर्मस्ट्रांग। अब देखते हैं H का वैल्यू कितना है, मैंने बता दिया है HKL होता है ये HKL, इसको भी अच्छे से लिख लेते हैं। और ठीक है, तो HKL का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू दिया 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर HKL, तो क्या हो जाएगा 4 आर्मस्ट्रांग और अंडर रूट क्या बचेगा 1, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू ही 1 होता है, मतलब क्या आंसर है 4 आर्मस्ट्रांग इसका वैल्यू है, क्योंकि रूट 1 का वैल्यू होता है 1। क्लियर, तो आंसर क्या आ गया इसका थर्ड, 4 इसका आंसर है। ठीक, क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से बनना चाहिए, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, CG सेट एग्जाम की बात करें या फिर UGC नेट एग्जाम की बात करें, किसी भी स्टेट की एग्जाम की बात करें, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं द एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स। अब देखिए हमने एक प्लेन की बात कर ली, जब 2 प्लेन्स की बात करते हैं ना मिलर इंडाइसेस के फॉर्म में, जो 110 है 11111 है इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। फिर से क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब हमें निकालना क्या है, एंगल निकालना है, यहाँ पर एंगल के निकालने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें देखिए HKL दिया हुआ है, क्या दिया है 110, इसको हम क्या मानेंगे H1 K1 L1, क्योंकि 2 है ना, तो H1 1 K1 भी 1 और L1 भी 0।
वैसे दूसरा प्लेन है हमारा, एक प्लेन और क्या है 1 1 1 है, तो यहाँ पर H2 ले लेते हैं 1 और K2 ले लेते हैं 1 और HKL2 ले लेते हैं 1। तो हम दिखाने के लिए दो प्लेन्स दे दिए हैं यहाँ पर, तो 1 2 1 और 2 का हम डिनोमिनेटर यूज़ कर रहे हैं दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको आता है कि एंगल निकालना है दो प्लेन्स के बीच में जो मिलर इंडाइसेस के फॉर्म में दिया हुआ है, तब इसके लिए फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू H1 H2 प्लस K1 K2 L1 L2, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट H1 का स्क्वायर K1 का स्क्वायर और L1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड अंडर रूट H2 का स्क्वायर K2 का स्क्वायर और L2 का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। अब सिंपल से रख देते हैं फार्मूले में, H1 की जगह 1, H2 की जगह भी 1 प्लस H1 की जगह 1 सॉरी K1 की जगह 1, K2 की जगह भी 1, उसके बाद L1 की जगह 0 और L2 की जगह 1, ठीक है। H1 K1 स्क्वायर मतलब अंडर रूट पहले वाले H1 K1 का देखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या होगा H2 K2 L2 ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो गया आंसर, ऊपर में देखिए 1 इंटू 1 1 इंटू 1 और 0 हो गया ये, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। नीचे में 1 1 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो रूट 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा रूट 3। यहाँ तक हो गया आंसर इसका, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या निकला अंडर रूट 2 रूट 2 और रूट 3, यही निकला 2 रूट और रूट 3। तो रूट 2 को मैं बता रहा हूँ क्या लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं 2 इंटू रूट टू को 2 लिखते हैं ना, ऊपर मैंने बताया था रूट 2 इंटू रूट 3, यहाँ पर रूट 2 और रूट 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या रूट 2 बचा और रूट 3 बचा। इसको याद रखेंगे, यहाँ पर 2 को हम क्या लिखे हैं 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना तो जो रूट होता है वो कट जाता है, तो 2 इंटू 2 हो जाता है, ठीक। याद रखना है रूट 2 लिख सकते हैं इसको ना मैथमेटिक्स में। अब देखते हैं तब इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 की जगह मैंने क्या बोला था 1.414 और रूट 3 की जगह 1.732 यूज़ होता है। इसको जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0.816, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 0.816। तो थीटा निकालना है हमें, एंगल क्या हमारा थीटा है, तो इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स 0.816, जो लगभग आंसर आएगा आपका 35.9 डिग्री, ठीक है। आंसर क्या आएगा 35.9, बट ऑप्शन में ये ऑप्शन है ही नहीं, 35.9 नहीं होने की वजह से इसको नेट में क्वेश्चंस को विलोपित किया गया था, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या है एग्जैक्ट 35.9 डिग्री। इसको भी आप याद रखना है। अब देखिए प्रॉब्लम ये आएगा कि हमें इस थीटा का वैल्यू याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो आप ये समझ के रखिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको नॉर्मल कॉस का ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, जैसे 1/√2 होता है कॉस 45, √3/2 होता है कॉस 30, तो 1/2 होता है कॉस 60। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा इसके जगह, है ना, इस टाइप से वैल्यू दिखेगा जो डायरेक्टली आपको थीटा का वैल्यू बता देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने आना चाहिए आपको, और थीटा का वैल्यू अब वो लोग आसानी से देते हैं ना, क्वेश्चन पैटर्न डिसाइड करने वाले लोग क्या होते हैं थोड़ा आसान करके देते हैं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन को 0.816 का आपको याद नहीं रहेगा, कॉस इनवर्स 0.816 का वैल्यू आप नहीं याद कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसका आंसर मैंने बता दिया 35.9 है जो ऑप्शन में नहीं था, ठीक। अब आते हैं फोर्थ नंबर। अच्छा फोर्थ हो गया हमारा, है ना। हम एक क्वेश्चन और बचा, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। चलते हैं अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे आता है डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ए मेटल क्रिस्टलाइजेस इन FCC स्ट्रक्चर, देखिए किस में बोल रहा है FCC स्ट्रक्चर। इसके लिए मैंने बताया था लेटिस पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया था कितना, 4 था ना, तो उसको Z से डिनोट करते हैं, याद रखना 4 है तो Z से, ठीक है, मैं बताऊंगा इसको भी। तो विथ यूनिट सेल लेंथ, देखिए यूनिट सेल साइड लिखा है, यूनिट सेल साइड मतलब यही क्या है हमारा A है, जो मैंने बोला था यूनिट सेल लेंथ भी बोल सकते हैं, यूनिट लेज लेंथ भी बोल सकते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज कितना दिया 1.33 ग्राम cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ऐसे लिखिए सेंटीमीटर क्यूब है वो। तो द मोलर मास ऑफ द मेटल इज क्लोजेस्ट टू, तो हमें क्या निकालना है मोलर मास। तो सबसे पहले मैं बता दूं डेंसिटी निकालने हैं, तो रो इसका फार्मूला होता है Z इंटू एम, एन ए
इंटू ए क्यूब। समझते हैं क्या है, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चंस में सॉल्व निकाला है ना, पर यूनिट सेल, जिसमें मैंने बताया था कि सिंपल क्यूबिक के लिए कितना आता है 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए कितना आता है 2, एफसीसी के लिए कितना आता है 4। तो यहाँ पर क्या दिया है 4 आता है। तो यहाँ पर किसका दिया है क्वेश्चन, हमारा क्या एफसीसी का है ना, तो एफसीसी का क्वेश्चन होने की वजह से हम कितना लेंगे, जेड इज इक्वल टू यहाँ पर 4 लेंगे। ठीक, क्लियर है ये। क्वेश्चंस में जो आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सभी चीज़ों को पुट करना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि हम क्वेश्चंस में गलती करते हैं पढ़ने में। ठीक है, तो अब आते हैं, डेंसिटी दे दिया है, रो दे दिया, कितना दिया 1.33 ग्राम, सीसी मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं उसको। ठीक है, और मोलर मास हमें क्या करना है, निकालना है। एम क्या है, मोलर मास। ए का वैल्यू में बता दिया, ए का वैल्यू कितना दिया है 500 पिकोमीटर। अभी देखेंगे इसको भी, तो देखो पिकोमीटर को, अब हमारा डेंसिटी किस में है, अब इसको भी बताऊंगा मैं, पहले देख लेते हैं एन ए क्या है। एन ए हमारा है एवोगाड्रो नंबर है, सबको पता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, क्या होता है 6.023 10⁻23 पर मॉलिक्यूल दिया होता है। ठीक है, अब आता है ए का वैल्यू। देखिए ए दिया है पिकोमीटर में, डेंसिटी दिया है हमारा सेंटीमीटर में, तो हमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको भी कन्वर्ट करना रहता है। तो मैं बता दूं कैसे कन्वर्ट होगा, तो 500 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है 10⁻⁻12 करते ना तो मीटर में कन्वर्ट होता, क्या होता 500 इंटू 10⁻⁻12 करते तो मीटर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। तो वैसे 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 500 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने लिख लिया। जेड का वैल्यू हमने देख लिया, जेड 4 आ रहा है, डेंसिटी तो दिया हुआ है, ए का वैल्यू भी हम लोगों ने देख लिया, और एवोगाड्रो नंबर। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम क्या निकालेंगे, एम का वैल्यू निकालना है, मोलर मास। तो फार्मूला को पहले सिंपल लिख लेते हैं, जैसे रो है हमारा जेड इंटू एम है, और क्या है नीचे में एन ए है, एवोगाड्रो नंबर है, और क्या है ए की पावर क्यूब। तो एम के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, एम इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एम इज इक्वल टू लिखेंगे तो रो हो जाएगा, एन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा आपका जेड। अब इसमें पुट करते हैं तो रो इज इक्वल टू क्या 1.33 है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एन ए का वैल्यू क्या है 6.023 10⁻23, और ए का वैल्यू क्या है, इसको मैं यहाँ पर नीचे में लिखता हूँ। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये, क्योंकि डिटेल में हमें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखिए इसमें पुट करते हैं तो डेंसिटी क्या है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.023 10⁻23, और ए का वैल्यू कितना है 500 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब। इस चीज़ को नहीं भूलना है। और नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका, देखते हैं इसको भी, कितना है z इज इक्वल टू कितना है 4। अब इसको हमें डिवाइड करके पहुंचना है आंसर तक। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए तो 1.33 है, उसके बाद 6.023 है, और 10⁻23 है। तो अब देखिए, अब 500 लिखेंगे इसको, और इसका क्यूब करेंगे, और 10⁻⁻10 का भी हमें क्यूब करना पड़ेगा, अलग अलग होता है ना ये, ऐसा इस टाइप से होता है। और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में है हमारा 4। अब देखते हैं तो 1.33 इंटू 6.023 और 5, 10⁻3 को इधर लिखने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻2, 500 को लिख सकते हो ना, 100 से 500 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 500 इंटू 3, और क्या है 10⁻³ और जो 10⁻23 बचा ये वाला को मैं लिख रहा हूँ लास्ट में 10⁻23। नीचे में क्या लिखेंगे 4। इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको फास्ट करना है ना। 1.33 6.023, अब देखिए 5 का ट्रिपल करेंगे तो 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, तो 125, और 10 की, देखिए इस चीज़ को भी याद रखेंगे आप, यहाँ पर देखिए है ना कि 10 की पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो ये क्या हो जाता है 10 2 इंटू 3 मतलब 6, तो 10 की पावर 6,
क्लियर? होता कैसे है, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, ऐसा होगा ना 3 बार। तो अगर नीचे का वैल्यू सेम है 10 10 10 है तो ऊपर की जो पावर्स होते हैं ना जुड़ जाते हैं। तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 6। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर, इसमें भी देखिए -3 में क्या लिखेंगे, -30, 10 इंटू 3 30 और 10 टू द पावर 23 और नीचे में है आपका जो लेटेस्ट पॉइंट है 4। यहाँ तक क्लियर? अब हम देख लेते हैं इसके बाद 1.33 इंटू 6.023, ठीक है, और क्या है 125। अब देखिए इसको, तो 10 टू द पावर 6 है और 10 टू द पावर 23, तो कितना हो जाएगा, 6 और 23 दोनों जुड़ेगा ना, ऐसा समझ लेते हैं इसको। 10 टू द पावर 6 है, 10 टू द पावर -30 है, 10 टू द पावर 23 है। तो जब घात नीचे का वैल्यू सेम है तो सब जुड़ जाता है। तो 10 टू द पावर 6 माइनस है 30 प्लस 23, इस टाइप से जुड़ जाएगा ना ये। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 23 में, और 6 जोड़ेंगे तो 29, और 29 में मतलब 29 माइनस 30 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर -1 बचेगा। तो क्या बचा यहाँ पर 10 टू द पावर -1। अब लिखते हैं नीचे में कितना हो गया 4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ को, अब इस स्टेप को अगर मल्टीप्लाई आपको करना है ना तो आपको देखना क्या चीज़, देखिए अगर आपका ऑप्शन में ऑप्शन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, जैसे 20 है उसके बाद 34 है फिर 25 है फिर 30 है, मतलब डिफरेंस है। अगर यहीं पर 23, 24, 25, 26 इस टाइप से अगर ऑप्शन होता तो आपको क्या करना पड़ता, पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। बट ऑप्शन में क्या डिफरेंस है तो हम थोड़ा एक रफली इसको मल्टीप्लाई करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर 1.33 को मैं बना दूँ 13, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस 10 की पावर 1 से। क्योंकि देखिए अगर आप 1.33 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, है ना। तो अगर 13.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.33 ही आएगा। तो इसको मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, 13.3 को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1.33 आएगा। तो 1.33 को मैं क्या लिख रहा हूँ 13.3 पॉइंट इंटू 10 लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही इसको 60 पॉइंट में लिखने वाला हूँ। तो देखिए इसको मैं 13.3 लिख दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 60 कर देता हूँ इसको 60.23, और इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही आंसर आएगा। इधर क्या बचा 125, और इधर क्या 10 टू द पावर -1, और क्या है नीचे 4। तो मैं 13.3 को 13 लेके चलता हूँ रफली, इसको 60 लेके चलता हूँ, और ये 10 और 10 कितना हो गया 100, मतलब 10 टू द पावर 2 हो गया। 1 मिनट, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको आसान करने का, है ना। इसको आप समझेंगे तो आपको आसानी हो पाएगा कि इसमें करना क्या चीज़ है। तो 125 को मैंने लिख दिया। अब जो ये 10 है, ये 10 और ये 10 दोनों को लिख दिया मैं, 10 टू द पावर 2 कर दिया, और इधर क्या है 10 टू द पावर -1। अब बचा कितना 4, तो -1 और +2 करके कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2, और 10 टू द पावर -1 करेंगे तो कितना होगा 10 टू द पावर 1, 2 में एक जाएगा तो -1, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ तो 13 इंटू 25 इंटू 60 करेंगे ना तो 7500 आएगा। 125 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 750 आएगा, फिर 60 कर देंगे तो इतना आएगा। ये नीचे हो गया 4, ऊपर क्या बचा 10 टू द पावर 1, क्योंकि 2 से 1 माइनस हो गया तो 10 टू द पावर 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा, 13 है, एक और बचा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, एक बचेगा तो कितना हो जाएगा 10 होगा, 10 होगा 4 दूनी, तो कितना बचा 7500 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर 1। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 240 के करीब इसका कुछ वैल्यू आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसको हम 10 की पावर को हटा करके ओवरऑल जब देखेंगे ना तो 24 पॉइंट कुछ आपको वैल्यू मिल जाता है, 24 के आसपास। तो 24 मतलब अप्रॉक्स 25, क्योंकि हमने यहाँ पर 13 पॉइंट को 3 को छोड़ा है और 60.023 को छोड़ा, थोड़ा वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए। तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या आता है C25 आता है, जो कि ये पास में है। तो इसीलिए मैं बोला कि अगर पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हैं मल्टीप्लाई करने में, रफली आपको करना है तो अगर ऑप्शन में ना जो भी ऑप्शन आपको दिया गया है अगर वो थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो तो, लेकिन अगर 22, 23, 24, 25 इस टाइप से अगर दिया गया है ना
तो फिर आप नहीं कर सकते, आपको पॉइंट्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन ईजी आता है ना, मल्टीप्लाई आसानी से हो जाता है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो आपको आना चाहिए, ठीक है, और नॉर्मल डिवाइड करना भी आना चाहिए। मैंने यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, जैसे कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस को मैंने बता दिया, लेटिस पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद रेडियस वाला मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। 30 से 4 से 5 कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, जो एग्जाम के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट में। तो ऐसे ही 2-3 वीडियो लेक्चर और सॉलिड स्टेट का आएगा, जिसमें हम हर एक टॉपिक को कवर कर देंगे और फिजिकल केमिस्ट्री का फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।